नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है लॉविटा के यूट्यूब चैनल पे। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम लोगों ने विधि शास्त्र यानी कि जूरिस्प्रूडेंस की एक हिंदी वीडियो लेक्चर सीरीज़ को शुरू किया है कुछ दिन पहले ही। तो उसी लेक्चर सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए उसी क्रम में हम आज बात करेंगे विश्लेषणात्मक विचारधारा की या फिर जैसे हम कहते हैं एनालिटिकल स्कूल ऑफ जूरिस्प्रूडेंस की। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण और दिलचस्प विषय है आज के वीडियो का। तो आइए बिना देरी के हम इस पे आगे चर्चा करते हैं। तो इसे समझने से पहले आइए 1 मिनट हम ये सोचते हैं कि आखिर विधि क्या है? कानून क्या है? जब हम विधि या फिर कानून की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में, हमारे मस्तिष्क में क्या आता है? नियम, कायदे, कोर्ट, पुलिस, सरकार, यही सब, ठीक है? तो विश्लेषणात्मक विचारधारा भी कुछ इसी तरह से विधि को देखती है, कानून को देखती है। आइए हम इसके परिचय पे थोड़ा-सा देखते हैं क्या लिखा है। विश्लेषणात्मक विचारधारा विधि शास्त्र की एक प्रमुख शाखा है। ये कह रहा है कि यह विचारधारा कानून को राज्य द्वारा दिए गए आदेशों के रूप में देखती है। यानी जो भी नियम, कायदे सरकार बनाती है और लागू करती है, वही कानून है, वही विधि है। यह समझने की कोशिश करती है कि आखिर विधि जैसा है वैसा क्यों है, ना कि ये समझने की कोशिश करती है कि विधि को कैसा होना चाहिए। और इस विचारधारा को हम अन्य नामों से भी जानते हैं जैसे कि आदेशात्मक विचारधारा, क्योंकि यह कानून को, विधि को एक आदेश या कमांड के रूप में देखती है। उदाहरण के तौर पे हम देख सकते हैं कि मान लीजिए स्कूल में एक प्रिंसिपल का आदेश होता है कि सभी छात्र जो है वो सुबह 8 बजे तक स्कूल पहुंचे, ठीक है? तो यह एक तरह का आदेश है और इसका पालन करना अनिवार्य है। इसी तरह ये विचारधारा भी आदेशात्मक विचारधारा की प्रवृत्ति की होती है। दूसरा हम इसे बुलाते हैं सकारात्मक यानी कि पॉजिटिव विचारधारा, क्योंकि यह केवल उस विधि का अध्ययन करती है, उस कानून का अध्ययन करती है जो वास्तव में हमारे पास मौजूद है, ना कि नैतिक या ऐतिहासिक आधार पे जो विचारधारा बनाई गई है उनको अध्ययन करती है, ठीक है? इसीलिए इसे हम पॉजिटिव लॉ कहते हैं। तीसरा इसे हम उद्देश्य परक या फिर टेलीलॉजिकल विचारधारा के नाम से भी जानते हैं। और चौथा इसे ऑस्टिनियन विचारधारा भी कहते हैं, क्योंकि इसके जो संस्थापक हैं वो जॉन ऑस्टिन थे। और चूँकि यह विचारधारा इंग्लैंड में विकसित हुई, अतः इसे इंग्लिश स्कूल भी कहा गया है, ठीक है? तो ये जो विचारधारा है, ये राज्य और विधि दोनों के संबंध को बताती है, आपसी रिलेशन को बताती है और इन्हें बहुत ही महत्वपूर्ण मानती है। यह कहती है कि राज्य का अधिकार यानी कि जो अथॉरिटी है, जो यहाँ पे प्राधिकार के नाम से हमने लिखा है, वो निर्विवाद होता है, मतलब उसे कोई चुनौती नहीं दे सकता है, ठीक है? और इसीलिए जो भी कानून राज्य बनाता है वह एक आदेश की तरह होता है और जिसका पालन करना ही होता है उसके नागरिकों को। यही कारण है कि इसे आदेशात्मक विचारधारा कहा जाता है। तो यह विचारधारा विधि के मूल सिद्धांतों का विश्लेषण करती है, उनका अध्ययन करती है, ठीक है? और जो कानून के विशेषज्ञ होते हैं, यानी कि विधिवेत्ता जो होते हैं, वो कानून प्रणाली के अंदर रहकर उसका विश्लेषण करते हैं नैतिकता या इतिहास से हटकर, ठीक है? यानी कि क्या आज के समय में विधि कैसी है, कैसे वो हमारे समाज में प्रचलित है, उसका अध्ययन करते हैं। और यही वजह है कि इसे हम पॉजिटिव स्कूल के नाम से भी जानते हैं। और जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि इसके जो संस्थापक थे, वो जॉन ऑस्टिन थे, इसलिए इसे ऑस्टिनियन स्कूल भी कहते हैं। अब बात करते हैं इस विचारधारा के दृष्टिकोण एवं स्वरूप की। ठीक है, तो इस विचारधारा ने जो सकारात्मक विधि है यानी कि जो पॉजिटिव लॉ है और जो आदर्श विधि है यानी कि जो आइडियल लॉ है, उनके बीच एक बहुत ही कठोर भेद किया है, डिस्टिंक्शन किया है। और सकारात्मक विधि वह है जो वास्तव में मौजूद है और आदर्श विधि वह है जो होनी चाहिए, यानी कि जो ऐसी विधि जो कि नैतिकता के आधार पर बनी हो। और विश्लेषणात्मक विचारधारा केवल सकारात्मक विधि पर ही ध्यान अपना जो है वो केंद्रित करती है। यह सिविल लॉ की अवधारणा का विश्लेषण करती है और उसके संबंध को विधि के अन्य रूपों के साथ स्थापित करती है, ठीक है? अब हम इस विचारधारा की धारणा को समझने का प्रयास करते हैं, प्रयत्न करते हैं, तो हम पाते हैं कि जो राज्य है वो राजनीतिक श्रेष्ठ है, मतलब कि वो पॉलिटिकल सुपीरियर है और राज्य ही अपने सामान्य आदेश जनरल कमांड्स को देता है। और उसे जो भी पॉलिटिकल इंफीरियर या फिर राजनीतिक अधीन जो होते हैं, राज्य के अधीन जो होते हैं, उनको उस आदेश का पालन करना होता है। और यही जो विधि होती है, इसी को हम सकारात्मक विधि यानी कि पॉजिटिव लॉ के नाम से जानते हैं, मतलब कि लॉ कैसा है उसके नाम से जानते हैं, ठीक है? यहाँ पे मतलब राज्य जो है एक राजनीतिक श्रेष्ठ है और जो राजनीतिक अधीन है यानी कि जो जनता है उसको सामान्य आदेश देता है और यही जो सकारात्मक विधि है वो बन जाती है। उदाहरण के तौर पे हम देख सकते हैं कि जब सरकार कहती है कि सभी को मास्क पहनना अनिवार्य है, ठीक है? तो ये जो मास्क पहनना वाला है, ये एक सामान्य आदेश है।
तो यह एक सकारात्मक विधि बन जाती है और जो नागरिक हैं, जो राजनीतिक अधीन हैं वो इसका पालन करते हैं, ठीक है? अब बेंथम और ऑस्टिन को विश्लेषणात्मक विचारधारा का संस्थापक माना जाता है और आमतौर पर ऑस्टिन को विश्लेषणात्मक विचारधारा का पिता यानी कि फादर ऑफ एनालिटिकल स्कूल कहा जाता है, ठीक है? ये तो बहुत ईज़ी था, बहुत ही आसान था। अब हम देखते हैं कि इस विचारधारा के कौन-कौन प्रमुख विचारक हैं। तो सबसे पहला आता है जेरेमी बेंथम। ये तो बेंथम ने कानून की एक ऐसी अवधारणा की वकालत की जिसमें संप्रभुता यानी कि सॉवरेनिटी और आदेश जो है वो उसके मेन बिंदु थे, केंद्रीय बिंदु थे, सिद्धांत थे। और संप्रभुता का मतलब होता है सर्वोच्च शक्ति और आदेश का मतलब है उस सर्वोच्च शक्ति द्वारा दिए दिए गए जो भी निर्देश है, जो भी कमांड है, आदेश है, ठीक है? और उन्होंने सामाजिक इच्छा या और तार्किक आवश्यकता इन दोनों के बीच के अंतर को भी बताया और बेंथम के अनुसार जो विधि शास्त्र है वो 2 भागों में बाँटा जा सकता है। पहला है व्याख्यात्मक विधि शास्त्र यानी कि एक्सपोजिटरी जूरिस्प्रूडेंस जो कि यह बताता है कि कानून जैसा मौजूद है वैसा आखिर क्यों है, उसके पीछे का क्या वो रीज़न है, ठीक है? और सपोज़ हम उदाहरण के लिए देख सकते हैं कि भारतीय दंड संहिता में चोरी के लिए क्या सज़ा है, यह बताना व्याख्यात्मक विधि शास्त्र है। अब हमारा वो हो गया भारतीय न्याय संहिता, ठीक है? और दूसरा है आलोचात्मक विधि शास्त्र यानी कि सेंसोरियल जूरिस्प्रूडेंस। वो ये विधि शास्त्र ये बताता है कि कानून क्या होना चाहिए। उदाहरण के तौर पे हम देख सकते हैं कि चोरी की सज़ा है वह कम होनी चाहिए या बढ़ाई जानी चाहिए। अगर संसद हमारी जो हमारी पार्लियामेंट है या हमारा जो क्या कहते हैं विधायिका है, लेजिस्लेचर है, वो अगर इस बारे में किसी भी तरह की बातचीत करती है तो यह आलोचात्मक विधिशास्त्र है। और उन्होंने उपयोगितावाद यानी कि यूटिलिटेरियनिज्म की वकालत की। इसका मतलब है कि कानून का उद्देश्य अधिकतम लोगों के लिए अधिकतम सुख होना चाहिए, ठीक है? उपयोगिता की परिभाषा या अगर मैं इसका मतलब समझाना चाहूँ तो उसका मतलब होता है कि किसी भी चीज़ की प्रवृत्ति ऐसी होनी चाहिए, उसका नेचर ऐसा होना चाहिए जो दुःख को रोके और सुख को बढ़ाए, ठीक है? और उदाहरण हम ले सकते हैं कि सरकार अगर कोई ऐसा ऐसी कोई विधि बनाती है, ऐसा कोई कानून बनाती है, जिससे ज़्यादातर लोगों को फ़ायदा हो और कम से कम लोगों को नुकसान हो, तो वह उपयोगितावाद के सिद्धांत पर आधारित है, ठीक है? जैसे कहीं पे सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था बनाना ताकि ज़्यादा लोग आसानी से यात्रा कर सकें, इस तरह के तमाम सरकार आए दिन योजनाएँ बनाती रहती है ताकि जो उनके नागरिक हैं, जो उनकी जनता है उनको किसी भी तरह की कोई परेशानी ना हो और ज़्यादा से ज़्यादा वो सुख का उपयोग कर सकें, सुख उपभोग कर सकें। और उनके सुखवाद सिद्धांत यानी कि हेडोनिज़्म की आलोचना भी हुई क्योंकि सिर्फ़ सुख-दुःख को ही विधि की उपयोगिता का मापदंड नहीं माना जा सकता है, ठीक है? कानून में न्याय, अधिकार और कई अन्य नैतिक मूल्य भी महत्वपूर्ण होते हैं और इसी वजह से उनके इस सिद्धांत की काफ़ी आलोचना हुई थी। अब हम इस विचारधारा के दूसरे प्रमुख विचारक को देखते हैं जो कि है जॉन ऑस्टिन। तो ऑस्टिन ने अपनी कानूनी अवधारणा इस बात पर केंद्रित की है कि केवल सकारात्मक विधियां ही विधि शास्त्र की उचित विषय वस्तु हैं। यानी हमें सिर्फ उन्हीं कानूनों का अध्ययन करना चाहिए जो वास्तव में बने हुए हैं और लागू हैं। और उनके जो उपदेश थे, उनके जो व्याख्यान थे, वो द प्रोविंस ऑफ जूरिस्प्रूडेंस डिटरमाइंड इस शीर्षक के तहत प्रकाशित हुए थे एक किताब में। और ऑस्टिन ने कानून को 2 मुख्य वर्गों में बाँटा। पहला है दैवी विधियाँ लॉ ऑफ गॉड जिन्हें हम कहते हैं, ये ईश्वर के द्वारा मानव के लिए बनाए गए नियम होते हैं। और दूसरा है मानव विधियाँ जिन्हें हम ह्यूमन लॉ कहते हैं, ये मनुष्य द्वारा मनुष्य के लिए बनाए गए नियम हैं। ठीक है? अब हम देखते हैं कि ऑस्टिन ने क्या परिभाषा दी थी विधि शास्त्र की। तो ऑस्टिन ने विधि को 2 भागों में विभाजित किया था। पहला है वह विधि जिसे उचित तौर पर विधि कहा जाता है, यानी कि लॉ प्रॉपर्ली सो कॉल्ड। और दूसरा है वह विधि जिसे अनुचित तौर पर विधि कहा जाता है यानी कि लॉ इम्प्रॉपरली सो कॉल्ड। और इन्होंने जो लॉ प्रॉपर्ली सो कॉल्ड है यानी कि वह विधि जिसे उचित तौर पर विधि कहा जाता है उसको भी फिर आगे चल के 2 में विभाजित किया, 2 में डिवाइड किया। दैवी विधि और मानव विधि। दैवी विधि लॉ ऑफ गॉड है यानी कि जैसा मैंने आपको बताया कि ये वो नियम होते हैं जो ईश्वर के द्वारा बनाए गए होते हैं और किसके लिए? मानव के लिए, मनुष्य जाति के लिए। और मानव विधि जो है वो फिर से 2 भागों में विभाजित हुई। पहली है विध्यात्मक विधि यानी कि पॉजिटिव लॉ। और इस राजनीतिक रूप में वरिष्ठ द्वारा राजनीतिक रूप में अवर के लिए अथवा किसी विधिक अधिकार के अनुसरण में प्राइवेट व्यक्तियों द्वारा बनाई गई विधि होती है ये। तो राजनीतिक रूप में वरिष्ठ द्वारा राजनीतिक रूप में अवर के लिए बनाई गई विधि का मतलब है कि सरकार या राज्य द्वारा जनता के लिए बनाई गई कोई भी विधि या फिर कानून, ठीक है? और जो राजनीतिक रूप में वरिष्ठ है, इसका मतलब होता है पॉलिटिकल सुपीरियर, मतलब है कि वह सत्ता जिसके पास कानून बनाने और लागू करने दोनों का ही अधिकार है और जिसे कोई और नियंत्रित नहीं कर सकता है, ठीक है? अगर मैं इसका उदाहरण देके आपको समझाऊँ तो देखिए भारत में जो हमारी सरकार है यानी कि
यूनियन लेवल पे जो हमारी संसद है और राज्य के स्तर पे जो हमारी राज्य विधानसभाएँ हैं या फिर प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, राष्ट्रपति, ये सभी राजनीतिक रूप से वरिष्ठ हैं, ठीक है? इनके पास विधि बनाने, कानून बनाने की शक्ति है और राजनीतिक रूप में अवर का मतलब होता है पॉलिटिकल इंफीरियर, इसका मतलब है वे लोग या संस्थाएँ जो राजनीतिक रूप से वरिष्ठ जो सत्ता है उसके अधीन में है, उनके अंडर में है और उनके बनाए गए जो कानून हैं, जो विधि हैं, उनका पालन करने के लिए वो लोग बाध्य हैं, वो उनसे मुकर नहीं सकते हैं, ठीक है? जैसे हम सभी जो है नागरिक हैं या फिर कोई भी कंपनियाँ हैं, स्कूल हैं, ये सब राजनीतिक रूप से अवर हैं। हमें जो भी सरकार नियम बनाती है, जो भी विधि बनाती है, उसका पालन करना अनिवार्य होता है, ठीक है? अगर मैं इसका एक कानूनी उदाहरण देखूँ तो सपोज़ कि जो हमारा मोटर वाहन अधिनियम है, ये संसद ने ये कानून बनाया कि सभी वाहन चालकों को हेलमेट पहनना अनिवार्य है। या ट्रैफिक नियमों का पालन करना अनिवार्य है, ठीक है? तो यहाँ पे जो संसद है वो वरिष्ठ है, वो राजनीतिक रूप में वरिष्ठ है और जो नागरिक हैं वो अवर हैं। मतलब कि जो भी विधि, जो भी कानून, जो भी नियम कायदे संसद बनाएगी, वो नागरिकों को फॉलो करना ही होगा, उनको उसका पालन करना ही होगा, ठीक है? अब देखते हैं कि मानव विधि में दूसरा कौन-सा ये पार्ट है, तो वो है वे विधियाँ जो मनुष्य द्वारा राजनीतिक रूप में वरिष्ठ के रूप में या किसी विधिक अधिकार के अनुसरण में नहीं बनाई गई हैं, जिन्हें हम विध्यात्मक नैतिकता या फिर पॉजिटिव मोरालिटी कहते हैं। उन नियमों और आदतों के बारे में बात कर रहा है जो सरकार मतलब कि राजनीतिक वरिष्ठ जो हैं, उनके द्वारा नहीं बनाई जाती है या फिर किसी कानूनी अधिकार के बिना बनाई जाती है, आम लोगों या समूह के द्वारा बनाई जाती है, ठीक है? और ये नियम समाज में मौजूद होते हैं और लोग उनका पालन भी करते हैं। लेकिन वे जो है ये जो नियम होते हैं ये कानूनी तौर पर बाध्यकारी नहीं होते हैं और यानी इसका मतलब है कि अगर कोई व्यक्ति इनको तोड़ता भी है, इनका उल्लंघन भी करता है, तो उसके लिए उसको किसी भी प्रकार की कानूनी सज़ा नहीं मिलती है, ठीक है? ये नियम जो है वो आम तौर पर सामाजिक दबाव या फिर परंपरा या आदत या फिर आपसी समझ से चलते हैं हमारे समाज में। उदाहरण के तौर पे हम देखते हैं कि जैसे कि कोई फैशन का नियम हो गया या समाज के कुछ रीति-रिवाज़ हो गए, ठीक है? या फिर खेलों में भी नियम होते हैं, तो ये सारे ही जो है इसी श्रेणी में आते हैं। तो अब जो हमारी दूसरी श्रेणी है, वह है लॉ इम्प्रॉपरली सो कॉल्ड की यानी कि वह विधि जिसे अनुचित तौर पर विधि कहा जाता है। ये भी आगे चल के 2 श्रेणियों में फिर से विभाजित होती है। पहला है सादृश्य के आधार पर कही जाने वाली विधियाँ, लॉज़ बाय एनालॉजी और दूसरा है लाक्षणिक रूप से ऐसी कही जाने वाली विधियाँ, लॉज़ बाय मेटाफर। तो हम सबसे पहले पहले वाले को समझने का प्रयास करते हैं। तो सादृश्य यानी का मतलब होता है समानता के आधार पर तुलना करना, ठीक है? ये ऐसे नियम हैं जो किसी असली कानून जैसे नहीं दिखते हैं क्योंकि वे हर बार एक जैसे परिणाम देते हैं। लेकिन असल में उन्हें किसी इंसान या सरकार ने नहीं बनाया होता, ठीक है? उदाहरण के तौर पे हम देख सकते हैं कि न्यूटन का गति का नियम है, न्यूटन्स लॉज़ ऑफ मोशन या फिर आर्थिक कोई नियम है जैसे कि माँग और आपूर्ति का नियम, ठीक है? तो ये ऐसे विधियाँ होती हैं। ये हमेशा एक जैसा ही परिणाम देते हैं। ये वैज्ञानिक, सामाजिक या आर्थिक क्षेत्रों में ज़्यादातर पाए जाते हैं और इनका जो उल्लंघन करने पे जो है किसी भी प्रकार की कोई भी सज़ा, कोई भी दंड नहीं मिलता है। और वहीं दूसरी ओर अगर हम देखते हैं कि लाक्षणिक रूप से ऐसी कही जाने वाली विधियाँ, तो जो लाक्षणिक है इसका जो अर्थ है वो होता है कि किसी चीज़ को प्रतीकात्मक या फिर काव्यात्मक रूप में कहना, ठीक है? मतलब कि ऐसे कानून जो असल में कानून या नियम नहीं है, पर हम उन्हें भावनात्मक या फिर कल्पनात्मक अंदाज में जो है कानून कहते हैं। मतलब कि जैसे कि हम ये समझ सकते हैं कि ये किसी तरह का प्रतीकात्मक होता है। जैसे कि किसी चीज़ को प्रतीक के रूप में दर्शाना और इसमें जो है ये जो है असली में कानून नहीं होते, इनमें सिर्फ़ कल्पनात्मक रूप से नियम कही जाने वाली बातें होती हैं, बस हम कल्पना करते हैं कि हाँ, ऐसी चीज़ है, ठीक है? और इसका हम अगर उदाहरण देखें तो जैसे जीवन का जो चक्र है, साइकिल ऑफ लाइफ है, असल में या कोई कानून या फिर कोई किसी भी प्रकार का कोई वैज्ञानिक नियम नहीं है, लेकिन जो लोग हैं वो इसे जीवन का नियम मानते हैं। या फिर अगर हम कर्म का नियम की बात करें तो ये भी जो है एक तरह का किसी मतलब लोगों का नैतिक या फिर हम कह सकते हैं कि धार्मिक विश्वास है कि अच्छे कर्म करने का जो फल होता है, वो अच्छाई होता है और जो बुरे कर्म करने का होता है वो बुराई होता है, ठीक है? तो ये इस तरह के नियम होते हैं, इस तरह के कानून होते हैं। और ये केवल भाषा या फिर सोच के अलंकार मतलब उन्हीं के ऊपर बने होते हैं जिनका उद्देश्य सिर्फ़ और सिर्फ़ समझाना होता है, ना कि किसी को नियंत्रित करना और इनका उल्लंघन करने पे किसी भी प्रकार की कोई भी दंड नहीं मिलता है और जो इनका जो नियमितता होती है इन लॉज़ में मेटाफर की, वो उनमें किसी भी तरह की कोई नियमितता मतलब होती ही नहीं है, कोई किसी भी तरह की कोई रेगुलैरिटी नहीं होती है। अब हम देखते हैं ऑस्टिन के समादेश के बारे में। तो ऑस्टिन के अनुसार कानून जो है, विधि जो है, वो एक संप्रभु यानी कि एक सर्वोच्च सत्ता का आदेश है, ठीक है? और इन्होंने समादेश को 2 भागों में विभाजित किया। पहला है विशेष समादेश यानी कि स्पेशल कमांड। ये वो होते हैं जो कि विधि नहीं है और ये विशेष कुछ व्यक्तियों के लिए ही होते हैं।
उदाहरण के तौर पे हम कह सकते हैं कि कोर्ट का कोई आदेश है कि किसी खास व्यक्ति को ज़मानत दी जाए, ठीक है? तो यह सिर्फ़ उसी एक व्यक्ति पे लागू होता है, ना कि पूरी आम जनता पे। तो इसीलिए ये विशेष समादेश है और ये विधि नहीं होती है। और दूसरा है सामान्य समादेश, जो कि विधि है, जो कि जनरल कमांड है और ये सब पर एक प्रकार लागू होता है, चाहे वो बड़ा वर्ग हो, चाहे वो छोटा वर्ग हो, किसी पर सब पे एक सामान्य तरीके से लागू होता है। उदाहरण के तौर पे हम देख सकते हैं कि हमारे भारत में भारतीय न्याय संहिता है या फिर आयकर से रिलेटेड कानून है, तो ये सभी सारे ही नागरिकों पे एक प्रकार लागू होते हैं, इसीलिए सामान्य आदेश है। और इन्होंने अपने सामान्य आदेश को फिर से 3 भागों में विभाजित किया। पहला है दैवी समादेश, यानी कि ये वे नियम होते हैं जो ईश्वर के द्वारा दिए गए आदेश होते हैं, किसके लिए? मानव जाति के लिए। दूसरा है संप्रभु सत्ता के आदेश, विध्यात्मक विधि, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया है कि रा ये वे नियम होते हैं जो राज्य द्वारा दिए गए होते हैं, राज्य के द्वारा दिए गए आदेश होते हैं, जो कि हमारे समाज में कानून के रूप में प्रचलित होते हैं। और तीसरा है अन्य कोई भी समादेश, यानी कि विध्यात्मक नैतिकता, पॉजिटिव मोरालिटी। तो ये सामाजिक नियम होते हैं या फिर फैशन से रिलेटेड नियम होते हैं या फिर किसी भी अ, एसोसिएशन से, क्लब से, किसी भी ऐसे चीज़ से रिलेटेड नियम होते हैं जो कि कानून नहीं होते हैं और इनका उल्लंघन करने पे किसी भी प्रकार की कोई सज़ा नहीं मिलती है। अब ऑस्टिन की विध्यात्मक विधि की परिभाषा जो है उसके 5 तत्व हैं। एक-एक तत्व को हम देखते हैं, तो सबसे पहला है इच्छा, ठीक है? तो कानून बनाने वाले की इच्छा होती है कि लोग क्या करें और क्या ना करें, ठीक है? तो ये सबसे पहला तत्व है। दूसरा है अनुशासनी, यानी कि सैंक्शन जिसको हम कहते हैं, तो जिस विधि के उल्लंघन करने पे सैंक्शन लगा होता है, यानी कि आदेश का पालन ना करने पे सज़ा होती है या फिर दंड मिलता है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप ट्रैफ़िक नियम जो है वो तोड़ते हैं, रेड लाइट को तोड़ते हैं, तो आपको जुर्माना भरना पड़ता है, ठीक है? तो ये जो जुर्माना है, यह एक प्रकार की अनुशास्ति है, एक प्रकार का सैंक्शन है। तीसरा है इच्छा की अभिव्यक्ति, तो आदेश स्पष्ट रूप से बताया जाना चाहिए, ठीक है? या तो वो लिखित रूप में हो या फिर वो मौखिक रूप में हो, जिस भी रूप में हो, लेकिन वो स्पष्ट होना चाहिए। चौथा है सामान्यता, तो जनरैलिटी जिसको हम कहते हैं, तो ये जो आदेश है, ये केवल एक व्यक्ति पर नहीं बल्कि पूरे मतलब लोगों के समूह पर लागू होना चाहिए, ठीक है? सामान्यता होना चाहिए, चाहे वो समाज के उच्च वर्ग के लोग हों, चाहे वो निम्न वर्ग के लोग हों, सब पे एक प्रकार ही विधि उन पे लागू होनी चाहिए, कानून लागू होना चाहिए। और पाँचवा है संप्रभु सत्ता, तो जो आदेश देने वाली सत्ता है, वो सर्वोच्च होनी चाहिए और उसे किसी और के आदेश का पालन नहीं करना चाहिए, ठीक है? जैसे कि हम अपने भारत में देखते हैं कि जो हमारी संसद है, वो संप्रभु है, क्योंकि वह कानून बनाती है और किसी और के अधीन नहीं है, ठीक है? तो यहाँ पे एक फ़ॉर्मूला भी है दैट लॉ इज़ इक्वल टू विश प्लस सैंक्शन प्लस एक्सप्रेशन प्लस जनरैलिटी प्लस सॉवरेनिटी। तो आप इस प्रकार से इन 5 तत्वों को आप याद कर सकते हैं, अपने दिमाग में रख सकते हैं। तो ऑस्टिन की इस बात की आलोचना की गई कि जो सज़ा है वही एकमात्र तरीका नहीं है किसी भी आदेश का पालन करवाने का, और भी तरीके हो सकते हैं। और आज का जो समाज है वह लोगों में केवल डर से नहीं बल्कि नैतिकता, सामाजिक ज़िम्मेदारी और कानून के प्रति एक तरह के सम्मान के कारण भी जो है वो नियमों का पालन करवाता है। और प्रोफ़ेसर हार्ट और ब्राइस दोनों ने ऑस्टिन की ये जो विचारधारा है उसको सीमित और त्रुटिपूर्ण माना, क्योंकि उन्होंने विधि के या फिर समाज के हर एस्पेक्ट को ढंग से उसका विश्लेषण नहीं किया, उसको समझने की कोशिश नहीं की, ऐसा उनका मानना था। इसीलिए उन्होंने उसे सीमित यानी कि लिमिटेड और त्रुटिपूर्ण कहा, यानी कि एररोनियस उनको बोला। अब तीसरे जो उसके विचारक हैं वो है प्रोफेसर हार्ट, दैट इज़ एचएलए हार्ट। सो ठीक है, तो हार्ट इस विचारधारा के एक अन्य महत्वपूर्ण विधि शास्त्री हैं और उन्होंने विधि शास्त्र को नियमों की एक व्यवस्था यानी कि सिस्टम ऑफ रूल्स मानते हुए सकारात्मक विधि को न्याय तथा नैतिकता से जुड़ा हुआ माना। ठीक है, तो इनकी एक प्रसिद्ध कृति है जिसका नाम है कॉन्सेप्ट ऑफ लॉ। और इसमें इन्होंने हार्ट ने मतलब विधि को प्रमुख नियमों यानी कि प्राइमरी रूल्स और गौण नियमों यानी कि सेकेंडरी रूल्स के योग में प्रस्तुत किया। और जो प्राइमरी रूल्स यानी कि प्रमुख नियम होते हैं, ये वे नियम हैं जो लोगों पर कर्तव्य और दायित्व डालते हैं, ठीक है? यानी कि राइट्स एंड ड्यूटीज़ दोनों ही डालते हैं, जैसे कि चोरी ना करना, ठीक है? तो ये जो है एक तरह का प्रमुख नियम है। और वहीं गौण नियम की बात करें तो ये वे नियम हैं जो प्रमुख नियमों को पहचानने में, उनको बदलने में और उनको लागू करने के जो है वो तरीके बताते हैं, ठीक है? जैसे संविधान, कानून बनाने की प्रक्रिया, कोर्ट की प्रक्रिया, ठीक है? तो ये सारे जो हैं नियम ये गौण नियम होते हैं। और इन्होंने ऑस्टिन के विपरीत जो है माना कि जो कानून और नैतिकता है, इन दोनों मतलब कि जो लॉ एंड मोरालिटी है, इन दोनों में ही बहुत ही गहरा संबंध होता है, बहुत ही घनिष्ठ संबंध होता है। और जो विधि है, वह केवल बाध्यता, उत्पीड़न और धमकी नहीं होती, बल्कि यह लोगों के व्यवहार को नियंत्रित करने वाले नियमों का एक हाँ, एक तरह से हम कह सकते हैं कि एक तरह से जटिल जाल होता है, ठीक है? और इनकी मतलब जो एचएलए हार्ट की जो विचारधारा है, उसको विध्यात्मवाद के नाम से जाना जाता है, मतलब कि पॉजिटिविज़्म के नाम
नाम से जाना जाता है। अब जो हमारे चौथे विचारक हैं वो है सामंत। तो सामंत ने विधि शास्त्र को 3 भागों में विभाजित किया। पहला है विश्लेषणात्मक, दूसरा है ऐतिहासिक और तीसरा है नैतिक। तो जो एनालिटिकल है, विश्लेषणात्मक है, वो जो कानून के स्वरूप और संरचना है, उसका विश्लेषण करती है, ठीक है? कानून का क्या स्ट्रक्चर है, उसका विश्लेषण करती है। ऐतिहासिक जो है, वो कानून के विकास को और इतिहास का अध्ययन करती है कि कैसे समाज में कानून ने कैसे-कैसे आगे-आगे प्रगति की, क्या कानून रहा है और आज के समय में क्या कानून है, इस बात पे वो अध्ययन करती है, विचार करती है। और जो नैतिक है, यानी कि एथिकल, वो कानून के नैतिक पहलुओं को, यानी कि एथिकल जो उसका मॉरल पहलू है और उसका जो उद्देश्य है, उसका जो ऑब्जेक्टिव है, उस पे विचार करती है। अब सामंत ने कानून के जो संहिताकरण है, मतलब कि कोडिफ़िकेशन है, विधि का जो कोडिफ़िकेशन है, उस पे बहुत ज़ोर दिया, बल दिया। और मतलब कि इसका अर्थ है कि सभी जो बिखरे हुए विधि थी, बिखरे हुए नियम थे, उनको एक व्यवस्थित रूप में या तो एक किताब में या फिर एक संहिता के रूप में उन्होंने लाया, ठीक है? जैसे भारत में अगर हम देखें तो भारत में हमारे पास अभी वर्तमान में भारतीय न्याय संहिता है या फिर भारतीय साक्ष्य अधिनियम है, ठीक है? इस तरह के है या अगर हम सिविल प्रक्रिया में देखें तो हमारे पास सिविल प्रक्रिया संहिता सीपीसी है, ठीक है? तो ये सब जो है, ये क्या है? ये एक तरह से कानून का संहिताकरण ही है, उनका कोडिफ़िकेशन ही है, ठीक है? जो हम हमारे जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं वो इधर-उधर फैले हुए नहीं है बल्कि एक जगह एकत्रित करके एक संहिता के रूप में हमारे सामने प्रस्तुत किए गए हैं। और जो सामंत है उनका मानना है कि जो नियम न्यायालय लागू करती है वही असली कानून है, ऐसा सामंत का मानना है। अब नेक्स्ट जो है वो है केल्सन, ये इस विचारधारा के दूसरे प्रमुख विचारक हैं और इन्होंने कानून का शुद्ध सिद्धांत यानी कि प्योर थ्योरी ऑफ लॉ जो है वो दिया। ये एक ऐसा सिद्धांत है जो कानून को सामाजिक, ऐतिहासिक, राजनीतिक, मनोवैज्ञानिक और अन्य प्रभावों से पूरी तरह से मुक्त रखता है, कंप्लीटली फ्री रखता है। ठीक है? ये जो केल्सन है वो चाहते थे कि जो कानून है, जो विधि है, उसका अध्ययन पूरी तरह से शुद्ध रूप में हो, बिना किसी बाहरी चीज़ के प्रभाव के, इसीलिए उन्होंने ये सिद्धांत लाया और उन्होंने कानून को मानव व्यवहार को नियंत्रित करने वाले नियमों का एक समूह ऐसे रूप में वर्णित किया या ऐसे रूप में उसको पेश किया। ठीक है? मतलब कि जो विधि है वो मानव का व्यवहार कैसा है, आचरण कैसा है, इसको नियंत्रित करने वाले नियम का जो है समूह है, ठीक है? एक समूह है, ना कि अकेला एक नियम है। तो केल्सन के अकॉर्डिंग ये था और इन्होंने मूल मान यानी कि ग्रैंड नॉर्म का एक कॉन्सेप्ट दिया। तो केल्सन के अनुसार कानून होने चाहिए मतलब कि ऑड प्रोपोज़िशंस वाले जो है वो मानदंड हैं, नॉर्म्स हैं, ठीक है? और उन्होंने उदाहरण से अगर इसको समझा जाए तो यदि एक्स होता है तो वाई को होना चाहिए। यानी कि यदि कोई व्यक्ति है और वह चोरी करता है तो उसे दंडित होना चाहिए, उसे सज़ा मिलनी चाहिए, ठीक है? यह एक प्रकार का जो है मानदंड है यानी कि नॉर्म है। और केल्सन जो है वो कहते हैं कि कानून वास्तविकता को नहीं दर्शाता बल्कि सिद्धांतों को दर्शाता है। इसमें मर्ज़ी का कार्य यानी कि एक्ट ऑफ विल जो है वो मानदंड की अनुमति देता है। एक मानदंड की वैधता उसके उच्चतर मानदंड पर निर्भर करती है यानी कि हायरार्की ऑफ नॉर्म्स जिसे हम कहते हैं। अगर इस चीज़ को हम एक उदाहरण के रूप में समझें तो सपोज़ कि एक ट्रैफ़िक पुलिसकर्मी है और उसका आदेश जो है वो वैध है क्योंकि वह ट्रैफ़िक नियमों पर आधारित है। ट्रैफ़िक नियम वैध है क्योंकि वे मोटर वाहन अधिनियम पर आधारित हैं और मोटर वाहन अधिनियम वैध है क्योंकि वह संविधान पर आधारित है। और जो संविधान है वो उसकी जो वैधता है वो ग्रैंड नॉर्म यानी कि मूल मान से आती है जो सबसे ऊपर का मानदंड है जिसकी वैधता पर सवाल कोई कभी उठा ही नहीं सकता है, ठीक है? तो एक प्रकार की यहाँ पे हम देखते हैं कि जो हायरार्की है नॉर्म्स की वो डेवलप होती है। अतः जो कानून है वो केवल आदेश या अनिवार्यता नहीं बल्कि वैधता मतलब कि वैलिडिटी पर जो है वो आधारित होते हैं, ऐसा केल्सन ने बोला। तो इसके साथ ही हम आज के विषय के निष्कर्ष पे आ पहुँचे हैं। ठीक है? तो विधि शास्त्र में जो विचार के जो है शाखाएँ हैं वो विभिन्न प्रकार की हैं जो कि अलग-अलग विषयों को अलग-अलग दृष्टिकोण से दिखाती हैं, उनको प्रस्तुत करती हैं। लेकिन ये जो विश्लेषणात्मक विचारधारा है या विधि को मुख्य रूप से राज्य द्वारा दिए गए आदेश यानी कि कमांड के रूप में स्वीकार करती है और इसमें जो संप्रभुता है, जो सॉवरेनिटी है या फिर जो कानूनी बाध्यता है दैट इज़ लीगल ऑब्लिगेशंस है वो इसके प्रमुख तत्व है, इसके एसेंशियल इंग्रीडिएंट्स हैं। और यह विचारधारा कानून के नैतिक या ऐतिहासिक पहलू की उपेक्षा नहीं करती है, मतलब उपेक्षा करती है, उनका मतलब क्रिटिसिज़्म एक तरह से क्रिटिसाइज़ करती है और ये केवल सकारात्मक विधि
मतलब कि पॉज़िटिव लॉ के जो व उसका जो विश्लेषण है, उसका जो अध्ययन है, उसी पे ज़ोर देती है, बल देती है। और आधुनिक विधि शास्त्र में इसकी जो उपयोगिता है, वो काफ़ी सीमित हो गई है, काफ़ी लिमिटेड हो सकती है। लेकिन यह विधि को समझने के लिए एक तरह का महत्वपूर्ण, मतलब हम कह सकते हैं कि एक तरह की बहुत ही महत्वपूर्ण विचारधारा मानी जाती है, क्योंकि ये विचारधारा हमें सिखाती है कि कानून क्या है, ना कि उसे क्या होना चाहिए, ठीक है? और यह कानून की जो संरचना है, जो स्ट्रक्चर है और जो उसका काम करने का तरीका है, कामकाज है, उसको भी समझने में काफ़ी हद तक मदद करती है। सो दोस्तों, उम्मीद है मुझे कि आपको आज का जो विषय था, यानी कि विश्लेषणात्मक विचारधारा, ये आपको समझ में आया होगा और ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। ये विचारधारा कानून को एक अलग नज़रिए से देखने में हमारी मदद करती है, और ये एक ऐसे नज़रिए से कानून को देखती है जो उसके वर्तमान रूप में या वर्तमान स्वरूप में है, और राज्य के आदेश के रूप में जो समझ आती है, ये ऐसी विचारधारा है। तो अगर आपके मन में इस विषय पर या फिर इस कानून से जुड़े कोई भी सवाल हो, तो आप उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछें। मैं आपके सवालों का जवाब देने की पूरी कोशिश करूँगी। सो मिलते हैं फिर अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक यू।